ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह थ्योरी दी गई है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है ना, पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपका जो है, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। तो उसके बारे में ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड क्या है? पूरा अनंत आकाश, अनंत आकाश जिसमें कई सारे क्या होते हैं आपके जो है, ठीक है, कई सारे, हाँ, तारों का समूह गैलेक्सीज कहते हैं। अनंत आकाश, यूनिवर्स क्या है आपका? इनफाइनाइट स्पेस, अनंत। अनंत इसलिए कि इसका अंतिम छोर हमें पता नहीं है अभी तक। है ना, आपका जो है यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट स्पेस या अनंत आकाश। तो इस अनंत आकाश में 10⁻11 इंटू 10⁻11 तारे होने की संभावना है। स्टार्स, कितने स्टार्स की पॉसिबिलिटीज है? मोर देन 10⁻11 से लेकर 10⁻11 से ज़्यादा तारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। समझ गए? तो तारों के समूह को गैलेक्सीज कहते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी तो इतना ही। तो इतने तारे हैं, उनमें से एक तारा हमारा क्या है? उनमें से एक तारा हमारा है सूर्य, है ना। इतने तारों में से एक तारा हमारा सूर्य है। और इस सूर्य के चारों ओर हमारे जो है 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, 8 प्लैनेट्स, है ना। और 8 ग्रह के साथ साथ कई सारे मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब भी साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं। और इन 8 ग्रहों में एक हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज होने की संभावना है। इस पृथ्वी पर आपके जो है 1 ट्रिलियन स्पीसीज। 1 ट्रिलियन का मतलब समझते हो? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, है ना। 1 बिलियन मतलब 1 अरब का मतलब क्या होता है? 100 करोड़। उसमें 3 जीरो और लगा दो 1 ट्रिलियन के लिए, 1 लाख करोड़, है कि नहीं। तो यहाँ पे पृथ्वी पर कितने जीव होने की संभावना है? 1 लाख करोड़ जीव होने की संभावना है। और उनमें से अभी तक वैज्ञानिकों ने मात्र 1 लाख करोड़ में से 15 से 17 लाख या 18 लाख जीवों का ही पता लगा सके। 1 लाख करोड़ में से कितना? मात्र 15 या 18 लाख जीवों का ही वैज्ञानिकों ने अभी तक जो है क्या लगा रखा है आपका, जो अनुमान लगा रखा है, या जिसके बारे में जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। समझ गए? 15 to 18 लाख स्पीसीज नोन फॉर साइंटिस्ट। आ रही बात समझ में? और उनमें से हम एक है। उनमें से हम लोग पूरे विश्व में देखेंगे तो 8 अरब होंगे, अभी 8 से 9 अरब, 8 to 9 बिलियंस मनुष्य, है ना। 15 से 18 लाख में हम लोग कितने अभी जो है? कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ, हम लोग एक स्पीसीज है ह्यूमन, है ना। हाँ, एक हम लोग है, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज है। और इस और इस एक ह्यूमन स्पीसीज की संख्या पूरे विश्व में कितनी है? 8 to 9 अरब। और उस 8 to 9 अरब में एक आप है कि नहीं? इस 1 to 9 अरब में एक क्या है आपका जो है? आप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो आपकी स्थिति एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है।
तो इससे ज़्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना कि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी स्थिति एक छोटे से तिनके के तिनके के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हम लोग देखना है यूनिवर्स के साथ साथ। तो यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्स का मतलब ये हो गया। तो कभी कोई पूछे यूनिवर्स क्या होता है, तो अनंत आकाश, जिसका अता पता अंतिम छोर का अभी तक हमको पता नहीं चला है, इसका लास्ट कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। इवन ये पता है कि ये अभी तक फैल रहा है, अभी तक यूनिवर्स हमसे दूर जा रहा है, फैल रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, आपका यूनिवर्स जो है दूर जा रहा है। तो इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक पॉइंट के बराबर, एक पॉइंट के बराबर क्या था, जो है अत्यधिक सघन पिंड था, डेंस, एक हाईली डेंस बॉडी थी। हाईली डेंस बॉडी, हाईली डेंस बॉडी का मतलब अत्यधिक घनत्व वाली, इनफाइनाइट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कितनी थी? इनफाइनाइट डेंसिटी वाला, इनफाइनाइट हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, इनफाइनाइट डेंसिटी कब होगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जीरो होगा तब जा करके डेंसिटी। तो पॉइंट के बराबर का मतलब लगभग वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो के अप्रोक्स, जीरो के बराबर। तो इसलिए डेंसिटी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई, अनंत घनत्व। तो ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, अंदाज लगा के बताया कि कोई इनफाइनाइट डेंसिटी वाला पॉइंट के बराबर क्या रहा होगा? कोई अत्यधिक डेंस पॉइंट के बराबर कोई पिंड रहा होगा, बॉडी रही होगी। अब उसकी इसको उसने पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहा है। इन्होंने क्या कहा है आपका, जो है पॉइंट ऑफ, ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में पहला दूसरा चैप्टर दिया होगा, पढ़ा है, पढ़ा होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा। पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जाके पढ़ लेना फिर से, विलक्षणता का बिंदु है ना। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था 1-2 साल पहले ही, इस वाले टॉपिक से, कि कैसे कैसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, विलक्षणता का बिंदु किसको कहा उन्होंने, जो है ये अत्यधिक जो डेंसिटी वाला पॉइंट के बराबर जो सघन पिंड है उसको। अब किसी की डेंसिटी इनफाइनाइट है तो वो कब तक स्थिर रहेगा? नहीं रह पाएगा, है ना। इनफाइनाइट डेंसिटी वाला चीज जो है आपका स्टेबल हो नहीं सकता, क्योंकि मास उसमें कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया, है कि नहीं। मास भी क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट हो गया लगभग आपके जो है। तो इसका क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। विस्फोट नहीं, महाविस्फोट। इसका महाविस्फोट हुआ होगा। इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी का क्या हुआ आपका, जो है महाविस्फोट, समझ रहे हो, हेवी एक्सप्लोजन हुआ। इसका क्या हो गया आपका, जो है हेवी एक्सप्लोजन। या सुपर एक्सप्लोजन, ठीक है। महाविस्फोट का हेवी या सुपर एक्सप्लोजन हुआ, महाविस्फोट हुआ, सुपर एक्सप्लोजन हुआ। क्लियर हुआ? और जैसे विस्फोट हुआ, टेम्परेचर लगभग लाखों डिग्री टेम्परेचर हुआ, मोर देन लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया आपका, जो है टेम्परेचर क्या हो गया? अत्यधिक उच्च, लाखों डिग्री टेम्परेचर हो गया विस्फोट के बाद। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और वही ठंडा होते 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 आपका क्या बन गए? कुछ प्लैनेट्स बन गए, कुछ एस्टेरॉइड्स बन गए, कुछ मेटेराइट्स बन गए। और जो ठंडे नहीं हो पाए वो क्या है, आज भी जो है सन के रूप में, तारों के रूप में आपका जो है ना, तारों के रूप में एग्जिस्ट करते। और उनकी चूंकि ग्रेविटी फोर्स क्या है आपकी ज़्यादा है उनकी जो है, तो उसके चारों ओर उसके निकटतम इस तरीके से जो भी पदार्थ आते गए उसके गुरुत्वाकर्षण में क्या होते गया, उसके चारों ओर चक्कर लगाते गए। तो उन्हीं में से हमारा एक क्या है आपका, जो पृथ्वी है और 8 ग्रह है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में जो कुछ आ गए
तो चारों ओर चक्कर लगाने लगे तो वो क्या बन गए आपके, मून बन गए, उपग्रह बन गए, सैटेलाइट बन गए। तो इस तरीके से पूरे यूनिवर्स और हमारे सोलर सिस्टम का क्या हुआ है, आपका जो फॉर्मेशन हुआ है। आगे बस समझ में। तो ये जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है लगभग माना जाता है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। आगे बस समझ में। और इसी में अर्थ का फॉर्मेशन कब मानते हैं हम लोग, है ना। अर्थ का जो फॉर्मेशन मानते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स, अर्थ का कब मानते हैं हम लोग, 4.6 बिलियन ईयर्स। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आपका जो है ये देखा जा सकता है। और इसी में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे गैसें वगैरह ठंडी होती गई, कंडेंस हो गया, जलवाष्प संघनन होते गया, पानी के रूप में जो है वह जमा होते गए और क्या बन गए, महासागर। तो पानी के नीचे के जो क्रस्ट है वह जल्दी ठंडी हुई और वह बेसाल्ट के रूप में, और जो धीरे धीरे ठंडी हुई वह क्या हो गए, आपके जो महाद्वीप बन गए और वह ग्रेनाइट के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से क्रस्ट का फॉर्मेशन अर्थ के फॉर्मेशन के साथ साथ आपका बताया जा सकता है। जो हेवी मटेरियल्स थे वह नीचे बैठते गए, लाइटर मटेरियल्स ऊपर रह गए, है ना। इसलिए क्रस्ट सबसे ऊपर वाली क्रस्ट की डेंसिटी क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। जितना नीचे जाएंगे क्रस्ट में भी वहाँ पे डेंसिटी क्या मिलेगी आपकी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से आपका क्रस्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। आगे बस समझ में। तो कभी आ जाए क्रस्ट का फॉर्मेशन तो ये याद रखना है। बाकी इसी में वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा रही होगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड हेवी गैस है और हल्की गैसें क्या थी आपकी, हाइड्रोजन, अदर गैसेस हल्की गैसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या हो गई आपकी जो है वह हेवी होने के कारण से आपका पास तो थी, हल्की गैसें क्या हो गई आपकी, बाहर निकलते गई, ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकलते गई। और फिर जीव जंतु वनस्पतियों का विकास हुआ होगा पहली बार, फिर वनस्पतियों ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने स्टार्ट किया होगा, ओशिन्स बने, ओशिन्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, है ना। महासागर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं, तो ओशिन्स क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम हुई और पेड़ पौधों का जब विकास हुआ तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुई आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी। और इस तरीके से वर्तमान जो ऑक्सीजन आपका सेकंड नंबर पे है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गया आपका जो है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर का भी क्या हुआ है आपका फॉर्मेशन हुआ है। तो आज जा करके एनसीईआरटी का 11th क्लास के एनसीईआरटी का बिग बैंग थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ लेना। तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी है इससे जोड़ करके आप उसी में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जीवों की उत्पत्ति सागरों में मानी जाती है, महासागरों में मानी जाती है ना। महासागर के अंदर सबसे पहले जीवों का या जलीय जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले मानी जाती है। तो जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे वो बाहर की ओर आने स्टार्ट हुए, तो कुछ उभयचर बने होंगे, फिर बाकी अन्य स्थल पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ होगा। और इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर वर्तमान में, तो हम लोग तो बाद में सबसे बाद में बने होंगे, हम लोग आपके जो सबसे बाद में बने होंगे, चिंपांजी के रूप में, गोरिल्ला के रूप में, ठीक है। हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में कौन आएंगे आपका, चिम हाँ हाँ, वो तो उसके बाद की स्थिति हो गई, जब मनुष्य जो पहले पेड़ पे रहता था, धीरे धीरे फिर आपका जमीन पे आना स्टार्ट किया, 2 हाथ फ्री हुए, तो उसके बाद फिर आपका उसको हम लोग कहते हैं आपका कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, रामापिथेकस, निएंडरथल, वो सब बाद में। उसके बाद सबसे हम लोग क्या, होमोसेपियंस है। तो इस तरीके से वो बाद में स्टार्ट हुआ। हाँ ये एक्सेप्ट 20 बिलियन, नहीं नहीं नहीं, बिग बैंग मतलब 13.8 लगभग एक्सेप्टेड है, मतलब क्यों, क्या पूछने जा रहे हो। अब हो सकता है वो थोड़ा बहुत दिया होगा, लेकिन ये 30 एनसीईआरटी में 13.7 13.8 दिया हुआ है। हाँ एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में हो सकता है थोड़ा बहुत अब इधर उधर दिए होंगे। एनसीईआरटी में देखना है, गूगल मारेंगे तो भी 13.7 13.8 मिलेगा, ठीक है। 13.7 13.8 ये दो कॉमन मिलते हैं आपको, जो मैंने ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा है, ठीक है। तो वो बायोलॉजी वाला तो हो सकता है उन्होंने
लगभग अनुमान दिया होगा 20 के आसपास करके। अनुमान कई लोग का अपना अनुमान। हाँ हाँ वो बंद कर दो, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। हाँ और भी कई पिंड रहे होंगे, हो सकते हैं, तो कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं। समझ गए ना? ये तो हमारे पास मनुष्य के पास जो जानकारी उसके हिसाब से जिस यूनिवर्स है उसी को हम अच्छे से जान नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे, 10⁻11 समझ रहे हो, 10 × 11। हाँ तो ऐसे ऐसे कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, तो कोई संभावना तो है ही है। नहीं, यूनिवर्स के अंदर जो आकाश गंगा है वो तो एक ही से हुआ है। और इस तरीके से और कई यूनिवर्स हो सकते हैं जो आप बोलना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जरूरी नहीं कि एक इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हो, लेकिन जिस यूनिवर्स का पार्ट हम लोग हैं और मनुष्य ने जब तक अभी तक जो जानकारी हासिल की है उसके हिसाब से ये यूनिवर्स है। तो इस तरीके से और कई यूनिवर्स हो सकते हैं, इसमें कोई आपका जो है दो राय नहीं है। तो ऐसे कई यूनिवर्स होंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, जरूरी नहीं कि सूर्य के समान कुछ और भी सौरमंडल होंगे, वहां पर भी उनका अलग से जीवन चल रहा होगा। तो अभी तो हमारी ज्ञान की सीमा बहुत सीमित है। तो आने वाले समय में और भी जो जो नया चीज पता चलते जाएंगे। एनीवे, कभी आ जाए रस का निर्माण तो इतना लिख दोगे तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से लिख दोगे तो 7 नंबर 8 नंबर से ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 7 नंबर तक आराम से आपको दे देगा। कि कस का फॉर्मेशन यदि पूछ देता है कभी क्वेश्चन, तो इन सब चीज़ों को क्या कर देना है, आपको जिक्र कर देना है। क्लियर है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट वगैरह का निर्माण हो जाएगा। क्या हो गया चंद्रिका, क्या समस्या बताओ? क्या हो गया चंदना? बताओ बताओ। पानी क्या? वो तो तुम्हारे हमारे मनुष्य की जानकारी में है ना। और मनुष्य मल्टी मल्टी हाँ मल्टी यूनिवर्स थ्योरी भी होगी, खैर। और मनुष्य की जानकारी क्या है, सीमित है। अभी तो हम अपने अपने ही ब्रह्मांड को पूरा लास्ट तक नहीं देख पाए। हमारे पास ऐसी कोई दूरबीन नहीं है कि हम अपने ही यूनिवर्स को पूरा लास्ट की बाउंड्री नहीं देख पाए। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी दूरबीन भी नहीं है। तो जब अपने ही ब्रह्मांड को नहीं देख पाए तो एक इस बात को आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरा यूनिवर्स नहीं हो सकता है? कई सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, है ना। पूरे एक यूनिवर्स कोई हम अपने ही यूनिवर्स को हम लोग देख नहीं पा रहे, तो हमारे ज्ञान की सीमा क्या है, अभी तक बहुत ही सीमित है ना। हम अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह से अभी तक देख नहीं पाए हैं। उसका अंतिम छोर का अभी तक हमें पता पता नहीं है कि अंतिम छोर यूनिवर्स हमारा कहाँ तक फैला है। तो फिर बाकी का तो कैसे, किस गारंटी के साथ बोल सकते हो कि नहीं हो सकते, बताओ? पूरी संभावना है कि ऐसे हजारों यूनिवर्स हो सकते हैं, एक या हजारों हो सकते हैं। चलिए। हाँ हाँ, थोड़ा सा बता देंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसी मानी गई है। तो इस कारण से पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो पृथ्वी गर्म तप्त अवस्था में थी, है ना। वहां से फिर शुरुआत कर देने। लास्ट बेल्ट कौन सा है आपका? वो तो आपका नेपच्यून हो गया। सबसे लास्ट में क्यूपर बेल्ट कुछ नाम है उस टाइप से था। हाँ उसी में है, अंदर ही आएगा। ठीक है। चलिए, वो यूनिवर्स का ना बहुत अनंत मतलब अनंत जानकारी है उसके बारे में, और पढ़ने बैठेंगे तो फिर बहुत। इसलिए यूनिवर्स का हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ते, तो एक आध कभी कभार ही क्वेश्चन आते वहां से, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पढ़ाया तो था तुम लोग को शायद, पुराने बच्चों को पढ़ाया था यूनिवर्स थोड़ा सा। ठीक है। भू चुंबकत्व एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, जियो मैग्नेटिज्म। जियो मैग्नेटिज्म, राइट। तो जियो मैग्नेटिज्म, चुंबक तो जानते हैं आप लोग। तो इसका मतलब सीधा सा है कि पृथ्वी एक चुंबक के समान या चुंबक के रूप में काम करती है। पृथ्वी एक चुंबक के रूप में क्या करती है, आप क्या जो है, पृथ्वी एक चुंबक के समान काम करती है, समान कार्य करती है। पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हो।
पृथ्वी एक चुंबक के समान कार्य करती है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अर्थ वर्क्स एज अ मैग्नेट, राइट। ये किसने बताया सबसे पहले? ये सबसे पहले जो है सर्वप्रथम गिलबर्ट महोदय ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? आपका जो है गिलबर्ट ने बताया, गिलबर्ट महोदय ने बताया। क्या बताया? कि पृथ्वी एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। पृथ्वी एक बार मैग्नेट, खड़ा चुंबक, या हिंदी में लिखा हुआ है सलाका चुंबक, के रूप में कार्य करती है। चुंबक के कई प्रकार हो सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आपका जो है अर्थ वर्क्स एज अ बार मैग्नेट। इंग्लिश में क्या है आपका जो है? अर्थ वर्क्स एज अ बार मैग्नेट। है ना। चुंबक कई प्रकार के हो सकते हैं। वृत्ताकार चुंबक हो सकता है ना, अर्धवृत्ताकार हो सकता है आपका। ये बार मैग्नेट का मतलब सीधा चुंबक, इसको बार मैग्नेट कहेंगे। बार का मतलब खड़ा चुंबक हो गया, बार मैग्नेट। इसको इंग्लिश में सलाका, हिंदी में सलाका, खड़ा जो भी लिखना है, या बार मैग्नेट ही लिख देंगे तो और अच्छा है। तो बार मैग्नेट का मतलब खड़ा चुंबक। क्लियर है? तो सबसे पहले गिलबर्ट महोदय ने बताया कि बार मैग्नेट के रूप में काम करती है। और इन्होंने आगे बताया, आपका जो है गिलबर्ट महोदय ने ही आगे बताया कि वह पृथ्वी पर इस तरह से स्थित है जैसे ये दो ध्रुवों के समानांतर, हमारे ध्रुवों के समानांतर स्थित है। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है आपकी, पृथ्वी आपकी जो है ये झुकी हुई है। तो इनका जो मैग्नेटिक अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस है, चुंबकीय हो गया भौगोलिक अक्ष, ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया आपका, और ये वाला जो है आपका जो अलग कलर का है ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, चुंबकीय अक्ष। तो लगभग ये आपका जो है इन्होंने बताया कि लगभग ये भौगोलिक अक्ष के समानांतर है। इन चुंबक के रूप में काम करती है, पृथ्वी एक बार मैग्नेट के रूप में काम करती है। और इसका जो अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष है, ये क्या है आपका जो है भौगोलिक अक्ष के लगभग समानांतर है ना। जिसका चुंबकीय अक्ष जो है ये क्या है, लगभग भौगोलिक अक्ष के समानांतर। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष समझ पा रहे हो कि समानांतर है। ये उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक अक्ष जस्ट पैरेलल टू, है ना, जस्ट मतलब एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, जस्ट पैरेलल टू ज्योग्राफिकल अक्ष, ज्योग्राफिकल एक्सिस, जस्ट पैरेलल टू ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो गिलबर्ट मोर ने क्या क्या बताया? सबसे पहला कि जो चुंबक जो है बार मैग्नेट के रूप में पृथ्वी काम करती है, और जो बार मैग्नेट है पृथ्वी के बीचों बीच इस तरह से स्थित है, जैसे किस तरह से स्थित है आपका जो लगभग ज्योग्राफिकल एक्सिस के लगभग पैरेलल क्या करता है आपका जो है एग्जिस्ट करता है। आ रही बात समझ में? इट्स लोकेटेड या सिचुएटेड जस्ट पैरेलल टू ज्योग्राफिकल एक्सिस। आ रही बात समझ में? है ना। जस्ट पैरेलल लिखा है हमने, लेकिन हालांकि इनके बीच में अभी 11.5 डिग्री का कोण है। ये कोण आपका जो है 11.5 डिग्री का एंगल बनता है। किसके किसके बीच में? ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। आगे बात समझ में? फिर इसने क्या बताया? गिलबर्ट महोदय ने बताया कि पृथ्वी के चुंबक
पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण का संबंध जो है आंतरिक भाग से है, बाहर बाहर से नहीं है। पृथ्वी के चुंबकत्व का संबंध आंतरिक भाग से है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू द इनसाइड ऑफ अर्थ, रिलेटेड विथ इनसाइड ऑफ अर्थ। आगे बस समझ में? मतलब इस चुंबक का संबंध बाहर से नहीं है, एटमॉस्फेयर या बाहर की चट्टानों से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध किससे? आपका जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के अंदर की चीजों से है। आगे बस समझ में? ये किसने बताया? गिलबर्ट महोदय ने बताया। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि यदि हम इस चुंबकीय अक्ष को पृथ्वी के बाहर की ओर सीधे लाइन में बाहर निकाले तो जहां पर ये पृथ्वी को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर ये क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक पोल्स हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो ज्योग्राफिकल जो पोल्स है उसके जस्ट अपोजिट मिलेंगे। ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। जीएनपीएन जीएसपी समझ गए? नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जस्ट अपोजिट मिलेंगे। ये मिलेगा एमएसपी मैग्नेटिक साउथ पोल, इसका उल्टा मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये वाला यहाँ पे गलत दिखा है, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा। और ये वाला है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो जस्ट जो मैग्नेटिक पोल्स है जस्ट अपोजिट टू ज्योग्राफिकल पोल्स, जस्ट अपोजिट टू ज्योग्राफिकल पोल्स। ऐसा इसीलिए इसीलिए हम लोग, ये हमने मनुष्य ने बनाया। अब उधर उधर उत्तर इधर दक्षिण किसने नाम दिया? हमने नाम दिया। तो यदि हमने चुंबक लटका दिया है ना, चुंबक लटकाया ओपनली फ्रीली, यहाँ पे हमने कोई चुंबक लटका दिया, इसको कहीं भी घुमा के लटका दोगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ में स्थिर हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ इधर स्थिर हो गया, मतलब ये जो नॉर्थ बता रहे हैं हम किसको बोलते हैं? ज्योग्राफिकल नॉर्थ को बोलते हैं, है ना। चुंबक जो दिखाता है इधर नॉर्थ इधर साउथ जो लिखा रहता है चुंबक में, वो कौन सा होता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ होता है। तो कोई भी चुंबक ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ तो दिखा रहा है, लेकिन उसके नीचे कोई दूसरा मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक पोल क्या होगा? अपोजिट होगा, तभी वह अट्रैक्शन के कारण से स्थिर होगा, क्योंकि सेम रहेगा तो रिपल्सन होता है। सेम मैग्नेटिक पोल्स में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना भाई। बचपन में खेला होगा मैग्नेट वगैरह से, तो सेम सेम ले जाओगे तो दूर जाते हैं, अपोजिट लाओगे तो पास आते हैं। तो जो मैग्नेट में नॉर्थ साउथ लिखा रहता है वो कौन से? ज्योग्राफिकल पोल्स है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट में हमने जो लिखा इधर नॉर्थ इधर साउथ वो तो हमने लिख दिया, इधर उत्तर दिशा इधर दक्षिण दिशा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो चुंबक होगा वो कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का पोल इसके अपोजिट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मान लिया हमने जो है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ का अपोजिट ज्योग्राफिक मैग्नेटिक साउथ पोल मिलेगा और उसके नॉर्थ का अपोजिट साउथ मिलेगा। आ गई बस समझ में? तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? जस्ट रिवर्स टू ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से मैग्नेटिक पोल्स की कंडीशंस पोजीशंस भी जो है आपका गिलबर्ट महोदय ने बता दी। तो पहले तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, भूचुंबकत्व होता क्या है, और इसके भी दो ध्रुव होते हैं जैसे नॉर्मल चुंबक के होते हैं, लेकिन ध्रुव की स्थिति क्या होती है? ज्योग्राफिकल पोल्स के उल्टा होती है। आगे बस समझ में आता तक? तो दो ध्रुव, तो द्विध्रुवी बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका। अब आते हैं इसके बारे में कुछ उत्पत्ति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, का डायग्राम वगैरह देखना है तो देख सकते हो। जियो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड
कौन सा वाला करे? हमने डायग्राम बनाया ज़्यादा इसके नियर बाई है, राइट? ठीक है, आज की डेट में यदि आप मैग्नेटिक पोल्स को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आते हैं हम लोग। आज की डेट में यदि आप मैग्नेटिक पोल्स को देखोगे तो ये स्थिति, नॉर्थ पोल जो मिलेगा आपका कनाडा में, आपके एटलस में भी लिखा होगा कहीं पे, कनाडा के इधर उत्तर वाले भाग में मिलता है मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यहाँ पे मिलेगा कनाडा के नॉर्थ में मिलेगा, और साउथ अंटार्कटिका वाले भाग में मिलेगा। साउथ क्या मिलेगा आपका जो है, अंटार्कटिका वाले भाग में मिलता है। आ रही बस समझ में, है ना? अब यहाँ पर रोटेशन एक्सिस और अर्थ जियोमैग्नेटिक पोल्स, राइट? इसमें आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है? ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी तो, लेकिन मैं एक चीज़ डायग्राम में देखना चाह रहा था। इनर, अभी इसका उत्पत्ति पढ़ेंगे तो ये वाला डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मैग्नेटिक पोल्स, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है? तो हमारा जो रोटेशनल एक्सिस है वो इस तरीके से, पृथ्वी कहाँ है ग्लोब हमारा, यानी कई जगह गूगल में डायग्राम गलत बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारी अर्थ हो कहाँ गई आपकी, ग्लोब नहीं है? ठीक है, बगल की क्लास मंगाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपका मैग्नेट के रूप में कैसे काम करती है। दिख रहा डायग्राम, देख लो तब तक ध्यान से। तो यहाँ पर आपका बाकी ये सब मैग्नेटिक इक्वेटर अलग से देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ठीक है, ये सब। और ये एंगल जो है 11 एंड 30, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 डिग्री एक्सिस एंगल, तो 11 एंड हाफ का है, कहीं लिखा है 11 हाफ, ठीक है, जैसे लिखा ना साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ जोग्राफिकल पोल, राइट? नॉर्थ जोग्राफिकल पोल है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें ये आपका पोर्शन है मैग्नेटिक पोल वाला, ऊपर दिखेगा ये वाला हाफ एंड लिखा था वाइट वाले में। तो इसमें देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया हमारा, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ये हो गया आपका, और मैग्नेटिक वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है? मैग्नेटिक वाला कहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम, ये वाला पार्ट, और साउथ वाला का है, जियो मैग्नेटिक पोल का साउथ वाला है आपका ये वाला। आ रही बस समझ में, ये वाला, ये जियो मैग्नेटिक पोल ये वाला है, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा वाला है, ये जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, ये वाला मतलब साउथ हो जाएगा इधर वाला, और ये जियो मैग्नेटिक पोल आपका ये वाला हो गया। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा था मैं, जो हम लोग देखना चाह रहे थे, ठीक है, अंदर ऐसे मैग्नेट के रूप में यहाँ पे स्थित है, और जहाँ पे एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक पोल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे उठा लेते फोन, ओ ग्लोब दो ना, ग्लोब ग्लोब ग्लोब, हाँ, जहाँ पे भी है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, हमने डायग्राम कैसे बनाया हुआ है ना, हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जोग्राफिकल एक्सिस को ऐसे लिया हुआ है, राइट? तो मैग्नेटिक को थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे, इधर ले लेंगे, उसको डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा, है ना? वो तो जोग्राफिकल एक्सिस तो सही लिया है कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना हमारी, ऐसे ग्लोब आएगा भी तो ऐसी झुकी ना भाई पृथ्वी इधर की ओर, राइट? और हमने मैग्नेटिक इधर बना दी, यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक पोल, ये आपका जो है यहाँ पर आएगा, तो ये वेस्ट में बनाना है थोड़ा सा, ये 11.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? अभी जैसे एक डायग्राम हमें दिखा था, कहाँ गया एक डायग्राम, ये वाला, ये दिख रहा है,
ये वाला एग्जैक्ट डायग्राम है। तो डायग्राम चेंज कर लेना थोड़ा सा, डायग्राम हमारा थोड़ा सा चेंज कर लेना है। नहीं, ये स्थिति दिख रही है आपकी अर्थ की, है कि नहीं? ये आपका जो है इधर की ओर झुकी हुई है, तो ये सीधा बना दिया इसको, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इधर झुका दें तो ये उसके इधर और चले जाएगा। मैग्नेटिक पोल यहाँ पर है आपका, झुका हुआ उसके, ये कहाँ पर है आपका जो है, यहाँ पर है, कनाडा के उत्तर में यहाँ पे पड़ता है। एल्समेयर आइलैंड वगैरह है वहाँ पे ऊपर में, तो वहाँ पे उसकी लोकेशन पड़ेगी नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वाले पार्ट, मतलब साउथ मैग्नेटिक पोल की, और इधर अंटार्कटिका वाले में पड़ेगी। कहीं पे आपके एटलस में लिखा भी होगा, मैग्नेटिक पोल करके लिखा होगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, ये डायग्राम चेंज कर लो जो तुमने बनाया था उसमें, ठीक है? डायग्राम चेंज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन एक बार किसी प्रीलिम्स या किसी ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि मैग्नेटिक एक्सिस जो है वह ज्योग्राफिकल एक्सिस का वेस्ट में पड़ेगा कि ईस्ट में पड़ेगा। तो मैंने जो बनाया उसके हिसाब से तो तुम्हारा किधर पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है ना आपका जो है। तो ये थोड़ा सा ऐसे बना लेना, है ना? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे है, सॉरी जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है। ऐसी तो बनवाया क्या मैं भी यार? अच्छा इधर हो गया, ठीक। तो ये आपका, और 11 एंड 0.5 का ये है आपका जो है, ठीक है? बाकी इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया आपका? तो ये डिग्री याद रखना है, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, कितने का एंगल है वो याद रखना है। अब वो गलत लिखा है, ठीक है? ये साउथ कर देना, और ये आपका जो है नॉर्थ। जनरली थ्योरेटिकली तो, हाँ नहीं, अरे वो टिल भी देंगे तो भी, टिल भी ऐसे कर दोगे तो भी ये इधर ही रहेगा, इसमें सीधा बना दिया उसने। कौन सा वाला राइट साइड? ऐसे, ठीक है। ये पृथ्वी ऐसे, ठीक है, ऐसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ऐसे इधर से, अगर इधर से इधर हो जाएगा टिल्ट है आपका, ठीक है? इधर से देखो इधर हो गया, पृथ्वी घूमते हुए इधर आ जाएगी तो इधर हो जाएगा, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि जो जो भी एक्सिस बनाओगे, इधर भी बनाओगे, तो ये पोल आपका यहाँ पे मिलेगी। ज्योग्राफिकल हो गया, ये वाला कौन सा हो गया आपका, बस इसके वेस्ट में रखना है, ये ध्यान रख लेना है। हाँ, इसके वेस्ट में रखना है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब वो इसको इधर बना के करो तो भी उसके वेस्ट में रखना पड़ेगा, ऐसे झुका करके देखोगे तो उधर भी दिखेगा आपका, है ना? ये तो आपका अर्थ ऐसी है, तो अब इसको इधर से देखोगे तो ऐसे भी झुक सकती है, और इधर से देखोगे तो ऐसी भी हो सकती है। तो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर हो पॉइंट? अब इसकी उत्पत्ति में आते हैं। भू चुंबकत्व क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कभी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक क्वेश्चन आया तो नहीं है। भू चुंबकत्व की उत्पत्ति समझ में आया नंदिनी? थोड़ा सा कहाँ के ले गए थे 2 दिन? ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। कॉलेज वॉलेज की भी पढ़ाई थोड़ा बहुत पढ़ते रहना भाई लास्ट में, नहीं तो प्रेशर आएगा। थोड़ा बहुत जो कॉलेज जिसमें भी हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, किसी में भी हो, तो थोड़ा सा क्या करना है, कुछ कुछ पढ़ते रहो, नहीं तो लास्ट में फिर प्रेशर में, तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड रख लो भाई। अब तुम्हारा होगा ना, सबका नहीं होगा ना। जिसका है वो तो कोई बात ही नहीं, जो पढ़ रहे हो वही सिलेबस आपका कॉलेज का भी है, तो ज्योग्राफी बस कवर होगा, बाकी भी तो होगा पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन। चल हाँ, वो पढ़ लेंगे तो ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ इस सबसे पहला भूचुंबकत्व क्षेत्र की उत्पत्ति जो है, ये आउटर कोर से मानी जाती है, बाह्य कोर से मानी जाती है, आउटर कोर से संबंधित, बाह्य कोर से संबंधित। इट्स रिलेटेड टू आउटर कोर। पहला पॉइंट तो याद रखना है।
भूचुंबकत्व उत्पत्ति का संबंध किससे आपका जो है, उत्पत्ति जो है भू आउटर कोर से संबंधित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये देखा गया है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रति वर्ष 0.8 डिग्री, सॉरी 0.18 डिग्री, 0.18 डिग्री जो है ये वेस्ट की ओर मूव होते रहता है। किधर की ओर हो रहा है आपका जो है, वेस्ट की ओर 0.18 डिग्री। पश्चिम की ओर क्या हो रहा है आपका जो है, आउटर कोर से संबंधित। क्यों? 0.18 डिग्री पश्चिम की ओर पर ईयर, 0.18 डिग्री पर ईयर पश्चिम की ओर विस्थापित होता है, डिस्प्लेस्ड। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र समझ गए? भूचुंबकीय क्षेत्र जो है 0.18 डिग्री पर ईयर किधर हो रहा है आपका, पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा कि जियोमैग्नेटिज्म फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मूव्स या मूविंग 0.18 डिग्री पर ईयर टूवर्ड्स वेस्ट। आ रही बात समझ में? टूवर्ड्स वेस्ट या वेस्टवर्ड लिख सकते हो, ठीक है। 0.8 डिग्री पर ईयर मूविंग वेस्टवर्ड। हाँ मतलब फील्ड आपका फील्ड है तो फील्ड मतलब वही पोल्स भी आपका मूव करते रहेगा। क्यों? अब इसका मतलब हमने कोर से क्यों लिया, आउटर कोर से क्यों लिया? आउटर कोर की विशेषता क्या है? आउटर कोर हमारा क्या है? लिक्विड है ना, है ना। आउटर कोर क्या हमारा? लिक्विड है। 510 किलोमीटर ये हमारा लिक्विड है आउटर कोर। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है हमारा, और ये क्या है आपका? तरल है, लिक्विड है कि नहीं? तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संबंध किसी सॉलिड से होता, तो ध्यान से सुनो भाई इधर, कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संबंध किसी सॉलिड मटेरियल से होता, सॉलिड पार्ट से होता, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति यदि किसी सॉलिड पार्ट में होती, सॉलिड रीजन में होती, ठोस रीजन में होती, तो वो तो पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ घूमते रहता है ना। अर्थ रोटेट कर रही है आपका वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ ही घूमता, उसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूवमेंट नहीं होता। यदि इस ठोस से पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है तो ये पृथ्वी घूम रही है, उसके साथ साथ सॉलिड भी घूम रहा है, पैरेलल आपका जो है ना, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है आपका जो है, साथ साथ घूमते रहेगा। लेकिन यदि उसके साथ साथ ये मूव नहीं कर पा रहा है, अर्थ इस तरीके से इधर घूम रही है, ये थोड़ा सा पीछे छूटते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, थोड़ा सा पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई लिक्विड पार्ट होगा, जहां पर वो जो लिक्विड पार्ट है वह अर्थ के साथ साथ पूरी तरह से नहीं घूम पा रही है, थोड़ा सा उसकी तुलना में कम घूम रही है। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पे जैसे ये बोतल है, इस बोतल को मैं तेजी से घुमाऊंगा तो इसके साथ चिपकी हुई कोई चीज होती, सॉलिड, इसके अंदर कोई सॉलिड चीज भरी हुई है ना, जो पूरी तरह चिपकी हुई है, तो वो तो इसी के साथ साथ पूरा घूमेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा तो पानी क्या होगा, इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बोतल को तेजी से घुमाऊंगा तो पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई सॉलिड चीज डाल दूंगा तो वो तो उसी के साथ साथ ऐसे घूमेगी, है कि नहीं? लेकिन पानी है, सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो डेफिनेटली उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी आपकी, थोड़ा सा मूव करेगी। जैसे मैंने कहा वॉशिंग मशीन का चक्का इधर घूमता है तो पानी उसके रिवर्स की ओर जा रहा है आपका जो है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ लिक्विड लेयर कौन सी हमारी, केवल एंड केवल आउटर कोर है। तो ये आउटर कोर उसके साथ साथ
पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ कंप्लीटली नहीं घूम पा रहा है, ये यहाँ पर हल्का सा क्या होता है, पीछे छूट जाता है, पृथ्वी आगे निकल जाती है, मतलब ये पीछे की ओर क्या करता है, मूव करता है। तो इसीलिए इससे मानी गई है, किससे आप क्या, जो इसी आधार पे मानी गई है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब 0.18 डिग्री पर ईयर वेस्टवर्ड जा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो कारण क्या फाइंड आउट किया गया कि इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे है, आपका जो है आउटर कोर से है। आगे बस समझ में। तो पहला पॉइंट डिस्कस क्या करेंगे, ये वाला डिस्कस करेंगे कि भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का संबंध, उत्पत्ति आउटर कोर से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि भूचुंबकीय क्षेत्र आपके जो है, क्योंकि भूचुंबकीय क्षेत्र पर ईयर 0.18 डिग्री क्या हो रहा है, पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है। यह तभी संभव है कि वह विस्थापित हो रहा है, डिस्प्लेस्ड वेस्टवर्ड। तो यह इसी आधार पे क्या माना गया कि पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा है, अतः इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे होना चाहिए, किसी तरल परत से होना चाहिए, न कि सॉलिड से। इसकी उत्पत्ति का संबंध समझ पा रहे हो, समझना भी है और लिखना सीखना भी है। अतः इसकी उत्पत्ति का संबंध तरल क्षेत्र से होना चाहिए। शुड बी related to a concern to any liquid layer, or as we know only the outer core is the liquid, है ना। हम लोग जानते हैं कि केवल एंड केवल आउटर कोर ही क्या है, आपका जो है लिक्विड है, बाकी तो सब सॉलिड है या सेमी सॉलिड है कि नहीं, मतलब सेमी लिक्विड है। आ रही बस समझ में नंदिनी, कुछ कुछ थोड़ा सा क्लास भी रेगुलर कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। बीच में गायब हो जाते हो, कहाँ गायब थे हो पता नहीं है। ठीक है, तो तबियत ध्यान रखो, और छूट जाए क्लास तो ऑनलाइन टाइम निकाल के देख लिया करो। क्योंकि मैंने कहा ना, कोचिंग का फायदा केवल एंड केवल तभी है जब आप कोई भी क्लास मिस नहीं करते हो। क्योंकि आधी अधूरी क्लास बीच में मिस, तो पीछे पढ़ा वो भी गायब, आगे पढ़ेंगे वो भी गायब, और बाद में दोस्त किसको दोगे तुम लोग। ठीक है, कोचिंग और टीचर्स दूसरे, अपने आप में कमियों कोई नहीं ढूंढता दुनिया में। ठीक है, फाइनली अनसक्सेस का टिकरा घर वाले पूछेंगे क्या कर रहे हो इतने साल से, हाँ वो कोचिंग ज्वाइन किया था, सर ने ठीक से पढ़ाया नहीं, ठीक है गलत कोचिंग में फंस गए। ये सब घर वालों को ऐसे थोड़ी बोलोगे मैंने पढ़ाई कैसे की, मैंने क्लास रेगुलर की थी कि नहीं की, थोड़ी बताओगे तुम लोग हैं। तो डेफिनेटली टिकरा किसी न किसी दूसरे के सर पे फोड़ोगे, और इजी टिकरा फोड़ना क्या हो जाता है फिर फाइनली। सही बात है कि नहीं, ऐसा मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ठीक से किसी कारण से क्लास अपसेंट रहते हो तो उसको कवर कर लिया करो। आज की डेट में आप लोग के पास सुविधा है, पहले तो हमारे पास होता था कि हम दूसरे दिन जाके दूसरे की कॉपी जीरोक्स कराते थे या उसी को नोट डाउन करते थे, फोटो कॉपी भी नहीं कराते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो फिर उसी को बैठ करके क्या करते थे, मुश्किल से कोई उधारी भी नहीं देता था कॉपी जो है कुछ लोग, तो फिर लिखते थे बैठ करके पूरा। अब तो आप लोग स्कैन फोटो खींच लेते हो, भले जाके उसके बाद घर में उसको कॉपी करो कि ना करो, और फिर रिकॉर्डेड सुविधा है आपके पास, तो ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। तो कोरोना ने एक अच्छी चीज दी, वो कौन सा, रिकॉर्डिंग वाली सुविधा दी। कोरोना से पहले उतना न्यूज में नहीं था। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, मैग्नेटिक फोल्ड भी शिफ्ट होगा धीरे धीरे करके आपका जो है, कहीं ना कहीं जब आपका रीजन चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक पोल भी क्या होगा, क्योंकि कोई सॉलिड तो है नहीं ना। हाँ, मतलब एकदम जल्दी नहीं भागेगा, उसी के पास में इधर उधर खिसकते रहेगा। समझ गए। तो हाँ, वो आ जाएगा कुछ दिनों बाद, कई करोड़ों सालों बाद फिर से आपका आ जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी अध्ययन चल रहा है, अभी पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगी चीजें। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ लिखना क्या है, समझ में नहीं पहले तो लिखोगे कैसे, है ना, समझना भी है और कैसे लिखोगे ये आपको जानना है। तो उत्पत्ति यहाँ से हुई, क्यों हुई, क्योंकि 0.18 डिग्री पर ईयर क्या हो रहा है, वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है,
और ये वहीं पर हो सकता है जो लिक्विड पार्ट में हो, इसलिए इसकी उत्पत्ति का संबंध हमने किससे माना है, आउटर कोर तरल परत से माना हुआ है। किससे माना हुआ है आपका जो है, आउटर कोर तरल परत से माना हुआ है, सॉलिड से नहीं माना। राइट, पहला पॉइंट क्लियर है तक। अब कैसे उत्पत्ति होती है उसको थोड़ा समझिए कि कैसे बताया गया उत्पत्ति को, आपका जो है उत्पत्ति को कैसे बताया गया उस पे आते हैं। और उसके बाद फिर 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, और पढ़ना क्या है तो हम बाकी ऊपर का नहीं बना रहे अब। ये 5150 ये आपका इनर कोर है 6371 किलोमीटर, ये तो याद हो गया होगा ना कि ये हो गया इनर कोर आईसी, ये हो गया आउटर कोर, ये है सॉलिड, ये है आपका लिक्विड तरल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है आपको जो है कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और ये थोड़ा सा लिक्विड क्या हो रहा है आपका इधर की ओर मूव करता है, बाकी सॉलिड तो पूरा का पूरा अपने आप चक्कर लगाएगा। तो और ये हाई डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी क्या है इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे किसकी उत्पत्ति होती है आपकी जो है, फ्रिक्शन ऊर्जा, घर्षण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, फ्रिक्शन एनर्जी। फ्रिक्शन एनर्जी का मतलब फ्रिक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है कि नहीं होती है, गर्म होगा ना भाई, रगड़ने से घर्षण होता है, घर्षण होगा तो हीट जनरेट होगी आपकी जो है। और इस तरल में हम लोग, इस कोर में हम लोग जानते हैं किन तत्वों के दिखता है, लोहा ज़्यादा है, निकल ज़्यादा है ना, निफे कहा था ना हमने। और ये दोनों ही मैग्नेटिक एलिमेंट है, दोनों ही क्या है मैग्नेटिक एलिमेंट है, चुंबकीय तत्व है दोनों के दोनों, लोहा और, तो यहाँ पर चुंबकीय तत्वों की भी अधिकता है, कहाँ पर, कोर में, है कि नहीं। अब क्या होगा, ये घर्षण ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, में परिवर्तन हो जाती है, चेंजेस इन इलेक्ट्रिक, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण से यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे आपके जो है, चार्ज हो जाएंगे, और चार्ज होने के कारण से वहाँ पे विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी जो है विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाएगी। आ रही बस समझ में, वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो घर्षण ऊर्जा है, घर्षण के कारण जो निकली ऊर्जा है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके, चार्ज हो जाएंगे। और इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यह स्वतः, इसको कहा जाता है कि यह अब ये जो क्षेत्र है यह स्वतः ऊर्जित डायनामो की भांति काम करने लगता है, स्वतः ऊर्जित डायनामो के रूप में कार्य करने लगता है। जो बाह्य कोर है वह स्वतः ऊर्जित डायनामो के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, सेल्फ जनरेटेड डायनामो, स्वतः ऊर्जित या सेल्फ ड्राइव्ड, है ना, सेल्फ जनरेटेड लिखो या सेल्फ ड्राइव्ड डायनामो, हाँ, या इंड्यूस भी लिख सकते, सेल्फ इंड्यूस्ड डायनामो के रूप में भी काम करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड डायनामो। फिजिक्स काम आ रहा है तुम्हारा है, सेल्फ इंड्यूस्ड डायनामो के रूप में यह क्या करता है आपका जो है फंक्शनिंग करने लगता है, इट फंक्शंस, इट वर्क्स एज अ लाइक अ सेल्फ इंड्यूस्ड डायनामो। डायनामो का काम क्या होता है, हाँ, डायनामो काम क्या होता है, ये घर्षण या यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। हाँ, जनरेटर भी आप ले सकते हो। आपका जो है कि आपका जो जैसे साइकिल में पहले या अभी भी आता होगा, पुराने ज़माने में लगा रहता था एक डायनामो टाइप का, साइकिल के चक्के के साथ साथ हाँ,
हाँ बैटरी टाइप का रहता है। तो साइकिल का चक्के के साथ साथ ऊपर का चीज़ घूमेगा तो उससे लाइट जलती थी, है ना। अभी के ज़माने में तो नहीं पता, हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था साइकिल के साथ में, लेकिन आपका जो है साइकिल के साथ पहले एक छोटा सा पीछे चक्के में लगा रहता था, और ऊपर का चीज़ साइकिल के चक्के के साथ घूमते रहता था। तो फिर उससे क्या होती थी, आगे की लाइट जलती थी, तो डायनेमो कहलाता था। तो डायनेमो का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। डायनेमो का काम ये होता है। तो ये जो रीजन है एक डायनेमो के रूप में काम करने लगता है, स्वतः ऊर्जित डायनेमो, सेल्फ इंड्यूस्ड डायनेमो। मतलब वहां पे ऑलरेडी अपने आप क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो घूर्णन कर ही रही है। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो फ्रिक्शन हो रहा है, और ये परमानेंटली आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक घर्षण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हम 24x7 आवर्स, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। आगे बस समझ में। और यही विद्युत ऊर्जा फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी जो है यह विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। इसी से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड, समझे इसका मतलब। अब बोलोगे विद्युत ऊर्जा से चुंबक, तो जो ऑटोमेटिकली जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं, क्रेन वगैरह होता है उसमें परमानेंट चुंबक नहीं होता है, वो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है, फिर जो भी अंदर की प्रोसेस होगी आपका कि इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट करने की प्रोसेस किसमें, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। चुंबक विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो भी अंदर का प्रोसेस होगा, है ना। मैग्नेटोडायनामिक्स एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका जो है, तो उसके थ्रू फिर क्या हो जाता है, वह मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, और यह विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाती है। इस तरीके से वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। आया कुछ कुछ समझ में, ठीक है। लिखना इतना ही है, वैसे तो अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, है ना। सिलेबस में डाला जरूर है बहुत दिनों से, 2013 में टॉपिक डाला गया, पहले नहीं था। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से भूचुंबकत्व को लेकर के डायरेक्टली चुंबक का क्वेश्चन नहीं पूछा है ना। पूरा चुंबकत्व को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें इससे से जोड़ करके पूछा हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भूचुंबकत्व क्या है, भूचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आराम से 100-150 वर्ड लिख लोगे, ठीक है। और इस आधार पे देखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकत्व का जो गुण है वह परमानेंट गुण नहीं है, ऐसे तो परमानेंट है, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन यदि बंद हो जाए तो पृथ्वी चुंबक के रूप में काम करना बंद कर देगी, और उससे कई सारी समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगी। अभी जो हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं चुंबक लटका करके, वो नहीं कर पाएंगे। पक्षी वक्षी जितने भी ये सब है उसी को बेस मान करके क्या करते हैं, दिशा फाइंड आउट करते हैं। चमगादड़ उमगादड़ जितने भी ये सब मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर ही क्या करते हैं, अपने दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो ये प्रकृति ने एक हमें, मैंने कहा ना, भगवान ने यदि जिसने भी इस दुनिया पृथ्वी या जिसको भी बनाया है, हर चीज़ बड़ा सोच समझ करके, है ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है कह सकते हो कि जिसने भी इस दुनिया को बनाया है, कि उसने व्यवस्था करके चुंबकीय ध्रुव का निर्धारण, चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करके दे दिया, ताकि पेड़ पक्षियों उक्षियों लोग क्या कर सके, उसी के आधार पर वो डायरेक्शन का निर्धारण कर सके। नहीं होता तो हम चुंबकीय सुई नहीं बना पाते, चुंबकीय सुई नहीं बनाते तो डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता किधर उत्तर है किधर दक्षिण है। हाँ, हालांकि हम उसके आधार पे लगा लेते उत्तर दक्षिण, जो क्या बोलते हैं उत्तरी, कौन सा तारा, ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं, यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चुंबकीय सुई नहीं है, तो आप दिशा का निर्धारण किस आधार पे करेंगे, ध्रुव तारे के आधार पे। क्योंकि ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ये एकदम उत्तरी ध्रुव के ऊपर में यहाँ पर स्थित है, और ये इसी के जस्ट ऊपर, इस कारण से जब पृथ्वी घूमती है तो ये एक ही जगह पे क्या दिखाई देता है, स्थिर होता है। तो इसलिए रात को भटक जाओ तो पहले ध्रुव तारा ढूंढना किधर है,
ठीक है, फिर उधर इधर उत्तर है, फिर उसके हिसाब से इधर ईस्ट इधर वेस्ट, समझ गए, तो उससे डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन हम लोग है कि कहीं जाते थोड़ी है बिना भटके हुए, वो तो उनके लिए जो एडवेंचर करते हैं, रात में निकल गए जंगल घूमने या कहीं भी निकल गए जंगल यूं ही, ठीक है, झोला बस्तर लेकर के, वो फॉरेनर लोग करते रहते ना, कहीं ट्रैकिंग करते हैं, एडवेंचर यानी कैंपेनिंग करते हैं, तो उनके लिए हम लोग तो कैंपेनिंग क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट याद रखना, भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति पूछेगा तो भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का संबंध आउटर कोर से है, क्योंकि भूचुंबकीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 0.18 डिग्री क्या हो रहा है, पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति का संबंध किससे होगा, आपका जो है तरल क्षेत्र से होगा। और पूरे पृथ्वी पे, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में जाएंगे तो ओनली एंड ओनली लिक्विड लेयर कौन सी हमारी जो है, आउटर कोर ही है, इसलिए आउटर कोर से माना जाता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर आंतरिक कोर और आउटर कोर के बीच में फ्रिक्शन के कारण से घर्षण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके चार्ज होते रहते हैं, और यहाँ पर चूंकि मैग्नेटिक एलिमेंट्स की अधिकता भी है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे मिलती है। और इस कारण से एक घर्षण ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी जो है विद्युत ऊर्जा में, और यह सेल्फ इंड्यूस्ड डायनामो के रूप में कार्य करते रहता है, और यही फिर फाइनली किसको जनरेट करता है, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें अब साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, तो इतना ज्योग्राफी के लिए काफ़ी है। अब साइंटिस्ट एक आपका मैग्नेटोडायनामिक्स पढ़ोगे तो फिर डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कैसे होता है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, विद्युत जैसे चुंबकीय ऊर्जा कैसे बनती है, फिर वो पूरा मेथड वो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी कि कैसे होता होगा ये जानना है। और ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यदि कोई पूछे परमानेंट विशेषता है या टेम्परेरी है, तो ये टेम्परेरी व्यवस्था होगी। अस्थायी चुंबकत्व है, पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है वह अस्थायी चुंबकत्व। अस्थायी क्यों, क्योंकि यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, अस्थायी चुंबकत्व पृथ्वी का जो गुण है, पृथ्वी जो है अस्थायी चुंबक के रूप में काम करती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन यदि बंद हो जाए तो पृथ्वी चुंबक के रूप में काम करना, तो पृथ्वी जो है चुंबक के रूप में काम नहीं करेगी, चुंबक के रूप में काम नहीं करेगी। आगे बस समझ में, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो पृथ्वी चुंबक के रूप में काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डिलेमा हो तो बताए भाई। तो इतना आराम से लिख लोगे, 100 वर्ड 100 वर्ड 150 वर्ड, कभी आ जाए भूचुंबकत्व की उत्पत्ति के बारे में लिखना हो तो। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चले, चलिए अब एक दो पॉइंट्स भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत या नियम, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या लिखा है आपका जो है, क्या क्या लिखा, फंडा, हाँ जियोमैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व के भूचुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत या नियम, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। भूचुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत या नियम, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल, ठीक है, क्या बोला एग्जैक्टली, क्या लिखा, फंडामेंटल, बस इतना ही लिखा, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब क्या है, जियोमैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल्स का मतलब मूलभूत बातें, मूलभूत नियम, मूलभूत सिद्धांत। क्लियर है, तो सिर्फ मूलभूत मतलब बेसिक जानकारी चाहिए आपको, फंडामेंटल जानकारी चाहिए, डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है जो अभी तक पढ़ा उसी को लिखना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, आपका पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष
पृथ्वी के, वो अच्छा पॉइंट भी डाल देना, जैसे ये वाला क्वेश्चन यदि आता है तो ये सब उत्पत्ति जो बताए वो भी आ जाएंगे, है ना, ये तो आ ही जाएंगे आपके। यदि क्वेश्चन ये वाला भी पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन दे देगा, ज़्यादा देने की संभावना यही है कि भूचुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत या नियम पूछेगा, है ना, भूचुंबकत्व के मूलभूत सिद्धांत या नियम। तो जो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो भी आ जाएंगे, शुरुआत के जो पॉइंट्स हैं, किसने दिया, आपका जो है उत्पत्ति कहाँ पर होती है, ये सब भी बता देना, थोड़ा सा डिटेल में ना बता के, दो चार पॉइंट और आएंगे। तो ये सब आई जाएंगे आपका, क्लियर है कि बार चुंबक के रूप में काम करती है, पहला पॉइंट ये, किसके रूप में काम करती है, बार मैग्नेट। उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, दूसरा पॉइंट। और फिर तीसरा पॉइंट ये अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट बता देंगे, समझ गया ना भाई, तो वो भी आ जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, वही वाला है तीसरा पॉइंट, कि ये जो पृथ्वी क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष है और ये भौगोलिक अक्ष है आपका, तो इनके बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं, चुंबकीय, तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, जो अभी 11.5 डिग्री है। तो इंग्लिश में लिख, वही आपका लिख लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच निर्मित कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। और ये कभी कितना है आपका, 11.5 डिग्री, चेंज होते रहेगा, अभी 11.5 डिग्री है, लेकिन वो समय के साथ इधर जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, बढ़ जाएगा ना भाई, क्योंकि ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है आपका जो। तो ये जो कोण बनता है उसका नाम क्या है, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ये इसी को लिखना है आपका जो, द एंगल फॉर्म बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आगे बस समझ में सभी लोग को, कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो है चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए। फिर आपका जो है स्वतंत्र रूप से निलंबित या लटके हुए चुंबक, स्वतंत्र रूप से निलंबित या लटके हुए चुंबकीय सुई तथा पृथ्वी के क्षैतिज तल के बीच निर्मित कोण को, क्षैतिज तल के बीच निर्मित कोण को चुंबकीय नति कहते हैं, चुंबकीय नति, इंग्लिश वर्ड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए एंगल फॉर्म बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस, magnetic axis and freely suspended magnetic चुंबकीय सुई को क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई को क्या बोलते हैं, नहीं चुंबकीय सुई जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, हाँ मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल लिख लो, द एंगल फॉर्म बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल known as magnetic inclination, इसका मतलब समझ गए क्या हो गया, कि हमने एक चुंबकीय सुई लटका दी, देख लो इधर भी देख लो, लटका दिया उसको ठीक है। अब इस चुंबकीय सुई को हम यदि ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो ये क्या हो गया, ऐसे जाके खड़ी हो जाएगी यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन, डेफिनेटली ऐसे लटकी है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में
है आपका, जो इधर मैग्नेटिक साउथ है, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा आपका। तो इधर हम इसको पोल्स की ओर ले जाएंगे तो ये ऐसी सीधा 90 डिग्री पे वर्टिकल हो जाएगी, है ना। चुंबकीय दो समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ पर होता है, पोल्स पे होता है। तो जब ये हम इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो ये सीधा जाके क्या हो जाएगी आपकी, इस तरीके से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट साउथ उसका अपोजिट ऊपर खड़ा हो जाएगा आपका जो। और इसको फिर इधर लाएंगे तो एंगल क्या होते जाएगा आपका, कम होते जाएगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, मतलब 0 डिग्री एंगल वाला होगा। तो इस तरीके से जो भी स्थान 0 डिग्री एंगल वाले मिलेंगे उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो लाइन बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। आ रही बस समझ में। और उसका ही यूज हम लोग करते हैं जब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, है ना। थोड़ा सा साइंस टेक पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें सैटेलाइट लॉन्च करते समय मैग्नेटिक इक्वेटर को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में आपका अट्रैक्शन क्या है, 0 है। वहाँ पर मैग्नेटिक इक्वेटर के पास अट्रैक्शन क्या है आपका, 0 है। तो वहाँ पे फोर्स क्या लगाना पड़ेगा आपको, कम लगाना पड़ता है। इसलिए जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड बनाए जाते हैं वह मैग्नेटिक इक्वेटर को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। आ रही बस समझ में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। और ये इसको इसी में आगे लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो है, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है पोल्स पर क्या होगी, 90 डिग्री। पोल्स पर क्या होगी आपकी, 90 डिग्री होगी। और है ना, एग्जैक्टली इक्वेटर के पास जरूरी नहीं है, बट टुवर्ड्स इक्वेटर आएंगे तो, टुवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर की ओर आएंगे तो मान वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, कम होते जाएगी, वैल्यू डिक्रीजेस। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की जो वैल्यू है, एंगल है या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होगा आपका, डिक्रीज करते जाएगा। और आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा क्या लिखोगे, कि चुंबकीय नति का मान, है ना, चुंबकीय नति का मान, चुंबकीय नति का मान ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर 90 डिग्री, तथा इक्वेटर की ओर, विषुवत रेखा की ओर क्या होते जाएगा आपका जो है, कम होते जाता है। विषुवत रेखा की ओर कम होते जाता है। आगे बस समझ में। इस विषुवत रेखा की ओर क्या होता है आपका जो है, कम होते जाता है। और जहां पर मान शून्य होता है, एवं जहां पर मान शून्य होता है, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय विषुवत रेखा कहलाती है। एवं जहां पर मान शून्य होता है, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय विषुवत रेखा कहलाती है। एंड द वैल्यू of magnetic inclination get 0 connecting the all those place by imaginary line known as the magnetic equator। इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए। तो यहाँ तक, बाकी 2 4 5 पॉइंट और है तो कल ही देखेंगे, क्योंकि टाइम कल एक थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो समझ में आया जितना पढ़ा है आज। साइंटिफिक सब्जेक्ट है, पढ़ लिए समझ लिए, है ना। इन सब की वीडियो नहीं मिलेंगे, सब वो वही कॉमन कॉमन वीडियो हर जगह मिलेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा समझ जाना है।